हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू फिजिक्स वर्ड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स का 8वां लेक्चर और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी बिल्डिंग की एच हाइट से चढ़कर हॉरिजॉन्टली फेंक दिया जाए तो उसकी ट्रैजेक्टरी कैसी होगी, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, उसका हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एवरीथिंग इन वेरी डिटेल। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं ये चैनल आपकी फिजिक्स सब्जेक्ट को बहुत आसान बना देगा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेंस एडवांस एंड नीट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अपना टॉपिक कहता है ट्रेजेक्ट्री ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर अपन किसी बिल्डिंग की किसी एच हाइट की बिल्डिंग के टॉप पर चढ़ जाते हैं और यहां से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया जाता है, इसकी हाइट है अपने पास h, और यहां से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंक दिया जाता है, तो भाई जब हम इसको u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे तो ये एक पाथ फॉलो करेगा, इसकी एक स्पेसिफिक ट्रेजेक्ट्री होगी। और वो ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी भाई, वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, वो कुछ इस हिसाब का पाथ फॉलो करेगा। तो कहा गया कि बताइए ये पाथ का नेचर कैसा होगा। तो किसी भी पाथ का नेचर निकालने के लिए अभी हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए उस पाथ पर आप कोई भी दो कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y। अब x की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू निकालिए, आपको x एज अ फंक्शन ऑफ t मिलेगा, y एज अ फंक्शन ऑफ t मिलेगा, और दोनों में से t को एलिमिनेट कर दीजिए, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो जैसे यहां पर बात करें तो इस सिचुएशन में जो ग्रेविटी लग रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो जो डाउनवर्ड वाली वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी y एक्सिस में लाई कर रही होगी उसमें चेंज होगा, लेकिन x एक्सिस की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में होने वाले चेंजेस का वर्टिकल एक्सिस के चेंजेस से कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए इसको हम कैसे देखेंगे, अगर x एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस को लिखा जा सकता है ux इंटू टी, ux इंटू टी। ux की वैल्यू कितनी भाई, 1/2 इंटू एक्स इंटू टी स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, 1/2 इंटू एक्स इंटू टी स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ax की वैल्यू 0 है, तो x इक्वल्स टू अपने पास हो गया ux इंटू टी। ux की वैल्यू u हो गई तो x इक्वल्स टू लिख दिया जाएगा u इंटू टी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, जब हम y एक्सिस की बात करें तो देखो यहां से हम नीचे आ रहे हैं ना, y पर हम नीचे आ रहे हैं, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इक्वल्स टू uy t प्लस 1/2 इंटू ay इंटू टी स्क्वायर। uy की वैल्यू अगर यहां पे देखा जाए तो ये हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करा गया है, तो इसका y एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं और y एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं है तो इनिशियली y एक्सिस की वेलोसिटी हो जाएगी 0, तो हम ui की जगह 0 रख देंगे, तो ui इंटू टी क्या हो जाएगा अपने पास, ui इंटू टी विल बी इक्वल टू 0, तो y विल बी इक्वल टू -1/2 gt स्क्वायर, माइनस क्योंकि ग्रेविटी कहां लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दैट विल बी इक्वल टू -1/2 gt स्क्वायर। अच्छा, इक्वेशन 1 भी टाइम का फंक्शन है, इक्वेशन 2 भी टाइम का फंक्शन है। अब मुझे चाहिए था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, दैट मींस द रिलेशन बिटवीन x एंड y, एंड इफ यू हैव टू कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन x एंड y तो आपको दोनों में से टाइम को एलिमिनेट करना है, एंड यू विल हैव द रिलेशन ऑफ x एंड y, और उससे आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि जो भी ये ट्रेजेक्टरी है इस ट्रेजेक्टरी का नेचर कैसा है। तो आइए देखते हैं कैसे भाई। यहां से t की वैल्यू x बाई u, तो y विल बी इक्वल टू -1/2 g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, t स्क्वायर की जगह t की जगह x बाई u रख देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। तो देखिए y इक्वल्स टू -1/2 g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, तो यहां y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला x स्क्वायर के। तो इस ऐसा कब होता है भाई, जब इक्वेशन कैसी हो, पैराबोलिक, तो हम कहेंगे भैया ये जो ट्रेजेक्टरी है ये ट्रेजेक्टरी कैसी है, पैराबोलिक इन नेचर। अरे बात समझ आ रही, ये हमारा था पहला पार्ट, दैट इज ट्रेजेक्टरी ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ट्रेजेक्टरी ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन इज आल्सो अ पैराबोलिक पाथ। चले आगे बढ़े, आइए आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो अगर ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा तो ये जो होगा ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज डिनोटेड एज आर वेक्टर। तो आर वेक्टर की वैल्यू आप कैसे लिखेंगे भाई, ये आपके पास हो गया x और ये आपके पास हो गया y, तो r कितना होगा, देखिए x इक्वल्स टू है आपके पास ut और y इक्वल्स टू अपने पास -1/2 gt स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट में भाई r दैट इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे भाई, x ऑफ आई कैप, x एक्सिस में जा रहे हैं ना भाई, तो x ऑफ आई कैप माइनस y ऑफ j कैप, क्योंकि हमने इसको 0,0 ट्रीट किया और यहां से हम नीचे जा रहे हैं तो मेरा y नेगेटिव होगा, तो माइनस ऑफ y इंटू जे कैप लिखा जाएगा। तो अब जब इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के तो tan थीटा दैट इज इक्वल टू y बाई x,
अरे बात समझ आ रही? tan थीटा, अच्छा ये थीटा होगा कौन सा? tan थीटा y बाई एक्स। अब यहाँ पे देखे तो ये होगा आपके पास वो थीटा, ये वैल्यू y और ये वैल्यू x, तो tan थीटा दैट विल बी इक्वल टू y बाई एक्स। अच्छा x की वैल्यू अपने को पता है ux इंटू टी दैट इज ut, और y की वैल्यू पता है 1/2 gt²। अगर मुझे किसी t टाइम पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जा रहा है 0 से t इक्वल्स टू 0 से, तो किसी भी t टाइम पर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर मुझे t पता है तो मैं x भी निकाल सकता हूं ut और y भी निकाल सकता हूं 1/2 gt²। अभी देखिए, अभी आपने देखा x की वैल्यू हो गई ut और y की वैल्यू हो गई -1/2 gt²। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि y किधर जा रहा है? नीचे की तरफ। चले आगे बढ़े, आइए देखते हैं। नेक्स्ट वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है भाई कि अगर अपन एक पर्टिकुलर जगह से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं हॉरिजॉन्टली, तो जब वो किसी पर्टिकुलर x, y पे है, यहां पर है x, y पर है, तो यहां पर इसकी वेलोसिटीज क्या होंगी? तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं भाई, तो देखो मैं कह सकता हूं कि इधर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो u होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, दैट इज vx विल बी इक्वल टू u। और ऐसा इस वजह से क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, जो है वो कौन सी एक्सिस में है? y एक्सिस में। तो जो y एक्सिस में अगर एक्सेलरेशन लग रहा है तो y एक्सिस की वेलोसिटी में चेंज होगा, x एक्सिस की वेलोसिटी में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो देखिए जब हम y एक्सिस की बात करेंगे यहां पर, तो देखिए यहां पर इनिशियली uy की वैल्यू कितनी थी? 0। तो क्या यहां पे vy आएगा कि नहीं आएगा? आएगा भाई। तो vy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास? uy प्लस ay इंटू टी। uy की वैल्यू है 0, ये हो जाएगा अपने पास -gt, तो vy की वैल्यू हो जाएगी अपने पास क्या? -gt। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम पाइथागोरस इसे अपना वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हो जो तुमको अप्रोप्रिएट लगे, ठीक है। और दूसरा एंगल, भाई अगर ये अपने एंगल मान लें कितना? अल्फा, तो हम ये अल्फा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमको अगर हम चाहें और आसानी से कैलकुलेट करना तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख लो। तो जब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? u ऑफ आई कैप माइनस gt ऑफ j कैप, ठीक है। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम क्या लिखेंगे भाई? √u² प्लस g² t²। और डायरेक्शन चाहिए तो दैट इज tan थीटा या tan अल्फा एंड इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई अपने पास कितनी? gt, और बेस की वैल्यू कितनी हो गई? u। तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू gt बाई u। तो अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स gt बाई u। ये हो जाएगा हमारे पास, क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई वेलोसिटी हो, क्या डिस्प्लेसमेंट हो, ये सब निकालने में हमको कोई कठिनाई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना आगे का पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल तो दिया भाई, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ gt बाई u। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करा जा रहा है तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? देखिए ये अपने पास हो गई x एक्सिस और ये अपने पास हो गई y एक्सिस, और यहां से अगर किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करा गया, तो जब ये यहां पहुंच रहा है तो ये कितनी हाइट कवर कर रहा है भाई? h हाइट कवर कर रहा है। कौन सी एक्सिस में? y एक्सिस में। इनिशियली इसकी y एक्सिस में वेलोसिटी कितनी थी? uy कितना था? 0। ग्रेविटी कितना लग रहा है? g। अरे बात समझ आ रही? वो भी कहां लग रहा है? y एक्सिस में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लगाएंगे भाई? यार अपने पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन y इक्वल्स टू uit प्लस 1/2 इंटू ay इंटू t², और y की वैल्यू हो गई अपने पास कितनी? y की वैल्यू हो गई अपने पास -h नीचे गए हम लोग, ui अपने पास 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये -1/2 gt², माइनस से माइनस कट जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी √2h/g। दिस विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे ऐसा टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमने पहले भी कहीं देखा था, एंड व्हाट वाज दैट? अरे थोड़ा रिमाइंड करने की कोशिश करो, क्या देखा था? तो वो तुमने देखा होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल छोड़ दिया जाए तो जब वो h हाइट नीचे पहुंचता है तो इसमें जो टाइम लगता है वो होता है √2h/g। अरे मतलब मैं कुतुब मीनार पे चढ़ जाऊं और कुतुब मीनार से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंकूं और दूसरे ऑब्जेक्ट को मैं वहीं से फ्री फॉल करा दूं, तो क्या दोनों सेम टाइम पे जमीन पे पहुंचेंगे? हाँ, एक कंडीशन है, दोनों सेम टाइम पर जमीन पर पहुंचेंगे अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें तो। अदरवाइज एयर रेजिस्टेंस तो रहता है भाई, दोनों सेम टाइम पर नहीं पहुंचते हैं। अगर आप जाके वहां एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो दोनों में आपका टाइम डिफरेंस आएगा। एक में एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एक में एयर रेजिस्टेंस कम होगा। जिसमें एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा
वो देर में पहुंचेगा, जिसमें एयर रेजिस्टेंस कम होगा वो जल्दी पहुंचेगा। बट अगर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया जाए, अगर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो दोनों का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा जमीन पे जाने का वो सेम होगा। इट डजंट मैटर कि आप यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हो, आप वो 100 मीटर पर सेकंड से फेंक दो, 200 मीटर पर सेकंड से फेंक दो, और एक को आप ऐसे फ्री फॉल छोड़ दो, ठीक है, दोनों जमीन पर सेम टाइम पर ही पहुंचेंगे। चले आगे बढ़े। आइए, हो गया अपना टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद नेक्स्ट पार्ट दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज यही तो है यार। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या लिखोगे, आर इक्वल्स टू यू इंटू टी, एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 इंटू एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो बट एक्स की वैल्यू तो तुम्हारे पास 0 हो गई, एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, जो है वो वाई एक्सिस में, तो आर इक्वल्स टू यू इंटू टी, और टी की वैल्यू अपन क्या जानते हैं, अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। तो रेंज क्या हो जाएगा, तब रेंज क्या हो जाएगा भाई, रेंज विल बी इक्वल टू u इंटू टी, और t की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। तो ये हो गया अपने पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का रेंज। ठीक है, इसमें कोई भी खास बात नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, ये सब वही प्रोजेक्टाइल मोशन है जो आपने पहले पढ़ा था, उसी को अभी आप थोड़ा सा एक अलग अलग टाइप से पढ़ रहे हैं। हाँ, थोड़े से आपको अलग तरीके के कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे व्हेन यू विल स्टडी इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी वो भी आएगा आने वाले लेक्चर्स में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए आइए देखते हैं, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन कह रहा है, अ रिलीफ फूड पैकेज इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एयरप्लेन व्हिच मूव्स horizontally with a velocity of 30 meter per second at height h equals to 50 meter. Find the time of flight of the package, location of the point of striking the food package, c the velocity of the package at the time of striking on the ground, and d the displacement of the food package. तो अगर हम क्वेश्चन को ढंग से समझे तो देखिए भैया, एक अपने पास हेलीकॉप्टर जा रहा था, क्या जा रहा था भाई, हेलीकॉप्टर, ठीक है, और इसमें ऐसे विंग्स लगी हुई हैं भाई, मुझे बहुत अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं है। और यहाँ से क्या करा जाए, किसी एक फूड पैकेज को, एक रिलीफ फूड पैकेज को छोड़ा गया। रिलीफ फूड पैकेज इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एयरप्लेन व्हिच मूव्स हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी से जा रही है भाई, ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है हॉरिजॉन्टली, 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो सवाल ये पूछा गया कि बताइए, और कितनी हाइट पर था, कितनी हाइट पर था, h इक्वल्स टू 50 मीटर, 50 मीटर की हाइट पर था। तो कहा गया फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पैकेज। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो अगर यहां से पैकेज, किसी पैकेज को अगर आप छोड़ते हैं तो वो पैकेज के पास इनर्शिया होता है, मतलब जैसे आप इसको ड्रॉप करोगे, इसकी वेलोसिटी कितनी है हॉरिजॉन्टली 30 मीटर पर सेकंड, तो ये जो ऑब्जेक्ट ड्रॉप हुआ इसकी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, 30 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर ग्राउंड पर बैठ के देखोगे तो भाई अगर कोई हेलीकॉप्टर 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, उस हेलीकॉप्टर में रखी हर चीज 30 मीटर पर सेकंड से जा रही है ना, तो जब उसको छोड़ा जाएगा, तो जैसे उसको छोड़ा जाएगा उस समय उसकी हॉरिजॉन्टल रफ्तार कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। तो 30 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या इस तरह का ट्रेजेक्टरी बनाएगा, और अगर इस तरह का ट्रेजेक्टरी बनाएगा भैया तो ये क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम हाइट h हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो देखिए 30 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा, तो अभी तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ के आए अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। तो देखिए क्या है अपने पास 2, हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 50, और जी की वैल्यू हो गई 10। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 10 सेकेंड। ये हो गया अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा क्या पूछ रहा है, लोकेशन ऑफ द, बी पॉइंट कह रहा है लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द फूड पैकेज, मतलब जहां वो हिट करेगा, दैट इज x, y। तो देखो ये तो मुझे पता है कि ये जो नीचे गिरा 50 मीटर गिरा, x कितना गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू u इंटू टी, यू की वैल्यू है 30 और टाइम आपके पास आ गया √10, तो ये हो जाएगा x विल बी इक्वल टू 30 √10 मीटर। तो लोकेशन जो होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा, अगर मैं इसको 0,0 मान लूं तो मेरा जो लोकेशन हो जाएगा वो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 30 अंडर रूट 10, और y कितना हो गया, y कितना नीचे आ रहा है 50 मीटर -50। ये अपने पास कोऑर्डिनेट हो जाएगा इन मीटर। अच्छा, दूसरी बात क्या कह रहा, नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी ऑफ द पैकेज एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो उस समय इस पैकेज की रफ्तार क्या होगी, तो उसके लिए अगर आप थोड़ा ध्यान से समझे तो देखिए इसकी जो इधर रफ्तार होगी वो तो 30 मीटर पर सेकंड होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन नीचे वाली जो रफ्तार होगी vy वो बदल जाएगी, और vy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ g इंटू टी। तो अपने पास Vx है 30 मीटर पर सेकेंड, और Vy की वैल्यू अपने पास हो जाएगी -gt, तो g की वैल्यू हो गई -10, और t कितना हो गया अपने पास, t आ गया अपने पास √10। तो ये अपने पास हो जाएगा कितना, Vy विल बी इक्वल टू -10 √10 मीटर पर सेकेंड, और अपने पास Vx कितना है 30 मीटर पर सेकेंड। तो नेट वेलोसिटी निकालना, अभी हमने सीखा कि नेट वेलोसिटी निकालना हो तो भैया उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना हो, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना है आपको, 30 का स्क्वायर प्लस
10√10 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, नेट वेलोसिटी आ जाएगा आपका। अच्छा, डायरेक्शन निकालना हो, क्या डायरेक्शन होगा हॉरिजॉन्टल से, तो tan अल्फा लिख लीजिए एंड दैट विल बी इक्वल टू Vy बाई Vx। तो Vy की वैल्यू हो गई अपने पास -10√10। तो भाई यहां पर अगर हम अल्फा देखें तो अल्फा तो भाई अपना कैसे मेजर हो रहा है, अल्फा तो अपना इधर ही मेजर हो रहा है ना यार, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो अल्फा होता है वो नेगेटिव होता है, वो हमको पता है। तो यहां पर हमको अलग से ये नेगेटिव साइन दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे अल्फा मार्क कर रखा है। तो 10√10 और Vx की वैल्यू अपने पास कितनी है 30, इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास अल्फा आ जाएगा भाई, tan अल्फा आ गया, तो अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 10√10 डिवाइड बाई 30 या √10/3 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, चले आगे बढ़े। ये हो गया अपने पास, ये अपने पास हो गया क्या, वेलोसिटी ऑफ द पैकेज एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग ऑन द ग्राउंड, एंड डी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फूड पैकेज। अरे भाई तुम x जानते हो, तुम y जानते हो, तो क्या तुम डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते हो यार। तो r विल बी इक्वल टू √x² प्लस y², अभी तो पढ़ के आए। और अगर इस डिस्प्लेसमेंट का एंगल निकालना है, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो tan थीटा लिख दो, और tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी y/x। y आपको पता है 50 और x आपको पता है 30√10, तो वहां से थीटा भी आपको मिल जाएगा। इसमें कोई खास बात नहीं है, ये सब क्वेश्चंस बिल्कुल भी टफ नहीं होते हैं, इनको आसान क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखा जाता है। चले आगे बढ़े, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। अभी आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आज के लेक्चर में, तो बने रहिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपना अगला टॉपिक that is projectile from height at certain angle from the horizontal। अगर हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल को फायर करा जा रहा है, तब हमारा गेम कैसा होगा। देखिए, अगर हम किसी बिल्डिंग पर चढ़ जाएं, अगर हम किसी बिल्डिंग पर चढ़ जाएं, जैसे एक बिल्डिंग है, ये h हाइट की बिल्डिंग है, इसके ऊपर चढ़ गए और इसके ऊपर चढ़ के हम किसी ऑब्जेक्ट को फायर कर दे रहे हैं हॉरिजॉन्टल से, कितना एंगल बनाते हुए, हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल बनाते हुए, कुछ u वेलोसिटी से। तो बताइए इसका ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा। तो जो इसकी ट्रेजेक्ट्री दिख रही है भाई, ये अपने पास हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हो गया, जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी क्या कुछ इस तरह की ट्रेजेक्ट्री बनेगी। अगर हमको ट्रेजेक्ट्री का ज्ञान है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, हमको कुछ भी बहुत अलग से इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस आपको पूरा प्रोजेक्टाइल अच्छे से समझने और करने के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और दूसरी बात आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए। आप क्वेश्चन को सेट करके आंसर निकालने की टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, अगर पता होगी तभी आप इन अच्छे क्वेश्चंस को हिट कर पाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका गया, तो अगर इसकी एनालिसिस करी जाए तो इसमें ग्रेविटेशन जो लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब केवल y एक्सिस वाली वेलोसिटी में चेंज होगा, x एक्सिस की वेलोसिटी में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो इस u के दो कंपोनेंट हो जाएंगे अपने पास, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, दैट इज एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा दैट इज u cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा दैट इज u cos थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा दैट इज u sin थीटा। इट इज रिटन एज ui एंड इट इज रिटन एज ux। ठीक, तो सबसे पहला क्या है कि इस पूरे ऑब्जर्वेशन से अगर मुझे किसी टाइम पर कुछ भी पूछा जाए तो मैं निकाल सकता हूं। कैसे भाई, अगर मान लो कहा जाए x, y निकालने के लिए, तो x इक्वल्स टू ux इंटू टी, दैट इज u cos थीटा इंटू टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y इक्वल्स टू uit प्लस 1/2 इंटू ay इंटू टी स्क्वायर, तो ui की वैल्यू प्लस u sin थीटा इंटू टी माइनस 1/2 gt स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू ग्रेविटी कहां लग रही है भाई, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, g की वैल्यू नीचे की तरफ लग रही है, इसी वजह से हमने उसको क्या लिख दिया माइनस g। अब हमको x पता, हमको y पता, तो क्या हम वहां vx और vy निकाल सकते हैं भाई। vx की वैल्यू हमेशा u cos थीटा रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज होने वाला नहीं है। और vy की वैल्यू हो जाएगी ui प्लस ay इंटू टी, v इक्वल्स टू u प्लस at होता है। तो अगर ऊपर की तरफ है ऑब्जेक्ट है, तो ui जो लगेगा वो पॉजिटिव होगा। अगर ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल नीचे की तरफ बना के फेंका गया, तो जो ui आएगा वो माइनस u sin थीटा आएगा। बस इतना ही डिफरेंस आएगा, जो भी वेलोसिटीज ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव, जो नीचे की तरफ है वो नेगेटिव। ग्रेविटी हमेशा कहां लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ग्रेविटी को हमेशा तुम क्या रख के चलोगे, नेगेटिव। जब तक तुमको रेफरेंस फ्रेम बहुत अच्छे से क्लियर ना हो जाए, तब तक डाउनवर्ड को नेगेटिव मानो, अपवर्ड को पॉजिटिव मानो। यू विल नॉट सॉल्व द क्वेश्चन इन अ रॉन्ग फैशन, और आपको कभी भी साइन कन्वेंशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होने वाला नहीं है। अरे बात समझ आ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मेरे से एक सिंपल सी बात पूछी गई टाइम ऑफ फ्लाइट की, अगर ये यहां से यहां पहुंचा तो इसको यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, तो कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका h। तो हम क्या करेंगे भाई, y इक्वल्स टू uit प्लस 1/2 इंटू ay इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड। अगर ऐसा है तो अब इसको सॉल्व करा जाए यार। y की वैल्यू कितनी है अपने पास, y की वैल्यू हो गई अपने पास माइनस h, ui की वैल्यू हो गई प्लस u sin थीटा इंटू टी माइनस 1/2 gt स्क्वायर।
ठीक, तो देखिए अब ये टी का क्वाड्रेटिक है, अगर टी का क्वाड्रेटिक है टाइम ऑफ फ्लाइट की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू सही होगी एक वैल्यू गलत होगी। आइए देखते हैं। तो भाई अगर इसको फर्दर सॉल्व करा जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जी टी स्क्वायर, ठीक है, -2u साइन थीटा इंटू टी -2h इक्वल्स टू 0। ये अपने पास टी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए श्रीधराचार्य, और श्रीधराचार्य क्या कहते हैं, टी इक्वल्स टू, अरे भाई -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। फॉर्मूला आप सबको पता होगा, मैंने बस लिख दिया। अब हम न्यूमेरिकल पर आते हैं। तो भाई टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, टी विल बी इक्वल टू -b दैट इज -2u साइन थीटा, तो यहां पे क्या हो जाएगा +2u साइन थीटा +1/2 अरे सॉरी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसके बाद ये बी स्क्वायर -4ac जब आप करने जाएंगे तो ये अपने पास कितना मिल जाएगा +8gh डिवाइडेड बाई 2a, तो डिवाइड टू a की वैल्यू कितनी हो जाएगी d, तो ये हो गया अपने पास t। तो t की वैल्यू हो गई, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू हो गई 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पे क्या है अपने पास डिवाइडेड बाई 2g है, तो 2 को हम यहाँ पे करेंगे तो इस 2 से 2 कट जाएगा, तो t विल बी इक्वल टू u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। अब उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अच्छा 2g को अंदर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, 2g को अगर आप अंदर लेके जाएंगे, 2g को अगर आप अंदर लेके जाएंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा भाई, ये आपके पास हो जाएगा 4g स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 4g स्क्वायर प्लस 8gh डिवाइडेड बाई 4g स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू कितनी मिलेगी, t की वैल्यू हो जाएगी आपके पास u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g, u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g प्लस माइनस, यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपके पास कितना भाई, यहां आपके पास हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 4 से 4 कट जाएगा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई g स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा अपने पास, ये देखिए इस g से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो ये मिलेगा अपने पास कितना +8h, अब 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो अपने पास हो जाएगा कितना, अपने पास हो जाएगा कितना भाई 2h बाई ये हो जाएगा 4 2 जा 8 2h बाई g, ये हो गया आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा अगर आप एक बात ध्यान से देखें तो यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, तो कौन सा टाइम सही होगा, प्लस वाला कि माइनस वाला। तो समझने वाली बात है कि प्लस वाला अगर आप रखोगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी, यहाँ पे यू साइन थीटा बाई जी लिखा हुआ है, यहाँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका जो अगर मैं 2h बाई जी को अगर भूल जाऊं तो इसका जो अंडर रूट होगा यू साइन थीटा बाई जी मिलेगा। अब उसमें 2h बाई जी ऐड हो रहा है, तो मतलब ये वाली वैल्यू यू साइन थीटा बाई जी से बड़ी होगी, और अगर बड़ी होगी और तुम यहाँ पे माइनस साइन लेकर चलोगे तो ये वाली वैल्यू बड़ी, ये वाली वैल्यू छोटी, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, भैया ये नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी हो गई तो मेरा टाइम नेगेटिव आ जाएगा, और टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसके लिए जो अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो कितना आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी, यू साइन थीटा बाई जी प्लस अंडर रूट ऑफ कितना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, और इधर कितना हो जाएगा +2h बाई जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड, टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया। अच्छा दूसरा अगर क्या, अगर इसी तरह के प्रोजेक्टाइल की हम बात करें, इसी तरह के प्रोजेक्टाइल की हम बात करें, भाई एक बिल्डिंग के टावर पे हम चढ़ जाते हैं, एक कोई भी टावर है इसके ऊपर चढ़ गए, इस टावर का जो हाइट दे रखा है वो अपने पास h दे रखा है, और यहां से किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फायर करा जा रहा है, लेकिन अब वो जो u वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रही है, तो इसका जो ट्रेजेक्ट्री बनेगा वो कैसा ट्रेजेक्ट्री बनेगा, तो इसका भी ट्रेजेक्ट्री तो पैराबोलिक ही होगा, लेकिन क्या अब वो जल्दी जमीन पे पहुंच जाएगा, बिल्कुल, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो भाई यहां पर देखोगे तो u के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक आ जाएगा आपके पास u cos थीटा और एक आ जाएगा आपके पास u sin थीटा, और ये दिख रहा है u sin थीटा कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे तो y इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा uit प्लस 1/2 इंटू ay इंटू टी स्क्वायर, तो y की वैल्यू हो गई अपने पास h, और यहाँ पे ui की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ui की वैल्यू हो जाएगी अपने पास माइनस यू साइन थीटा इंटू टी और -1/2 gt स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को अगर फर्दर सॉल्व करा जाए तो gt स्क्वायर प्लस 2u साइन थीटा और उसके बाद प्लस 2h विल बी इक्वल टू 0, 2u साइन थीटा इंटू टी प्लस 2h इक्वल्स टू 0। तो भैया इससे क्या फर्क पड़ेगा सॉल्यूशन पे, तो सॉल्यूशन पे देखो क्या हो जाएगा, ये 2u साइन थीटा इंटू टी है ना यार, अरे है कि नहीं है, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो अच्छा h की वैल्यू कैसी है तुम्हारे पास, h की वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पे कैसा साइन आएगा, h तो यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा,
अरे भाई तो ये कितना रहेगा -2h, ये अपने पास रहेगा -2h। बस एक चीज बदली क्या, और वो क्या बदली भाई, 2u sin थीटा इंटू टी का साइन पहले माइनस था अब प्लस हो गया, तो जो सोल्यूशन होगा उसमें क्या चेंज होगा, कुछ नहीं भाई, जो +2u sin थीटा आ रहा था माइनस माइनस मिलके अब वही माइनस हो जाएगा, -2u sin थीटा बाई 2g कर रहे थे। तो अगर हम डायरेक्टली लिखना चाहें पीछे वाले से रिलेट करके तो हम इसको लिख सकते हैं यार, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, देखो क्या हो जाएगा अपने पास, t विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, u साइन थीटा माइनस u साइन थीटा बाई जी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी प्लस 2h बाई जी। ठीक, यहां पर भी प्लस माइनस आएगा, और यहां पर जो साइन आया है कैसा आया, ये नेगेटिव साइन आया, तो कौन सा टाइम सही होगा, प्लस वाला कि माइनस वाला। अगर माइनस रख दोगे तो दोनों टाइम नेगेटिव हो जाएंगे, और टाइम नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। प्लस वाला रखोगे, ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, तो एक टाइम हमको मिल जाएगा, और वो टाइम क्या हो जाएगा, -u साइन थीटा बाई जी प्लस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी प्लस 2h बाई जी। अच्छा, अपने टाइम पे इस फॉर्मूले को थोड़ा और आसानी से याद करने के लिए हमने डायरेक्टली यू साइन थीटा को यू आई लिख लिया था। यू साइन थीटा को क्या लिख लिया, यू आई। तो जो पहला वाला कंडीशन था, पहला कंडीशन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर फायर कर रहे हैं तो टी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ यू आई स्क्वायर बाई जी प्लस 2h बाई जी प्लस यू वाई बाई जी, याद कर लिया था भाई। ठीक है, अच्छा दूसरा वाला कंडीशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फायर करा जाए तो टी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू वाई स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर है, यू वाई स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर है, यहां पर भी जी स्क्वायर है, यहां पर भी जी स्क्वायर है, यू वाई स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर प्लस 2h बाई जी, और ये कितना हो जाएगा अपने पास, माइनस ऑफ यू आई बाई जी। और जहां यू आई की वैल्यू कितनी है, यू आई की वैल्यू है अपने पास यू साइन थीटा। ठीक, वैसे बहुत रेयरली इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, डेटा गिवन होता है किसी पर्टिकुलर x कॉमा y पे, अगर आपको निकालना भी पड़ता है तो आप सिंपल सी x की वैल्यू लिखते हो, y की वैल्यू लिखते हो। ठीक है, x और y को अगर तुमको x और y का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, मतलब x और y के बीच में रिलेशन निकालना है, टाइम को एलिमिनेट कर देते हैं, या टाइम गिवन है तो हम x निकाल लेते हैं, y निकाल लेते हैं। टाइम गिवन है तो हम किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, vx निकाल सकते हैं, ux निकाल सकते हैं, और अगर हमको ux vx पता है तो हम नेट वेलोसिटी पता चल जाएगी, और x और y पता है तो हमको डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। मतलब इसमें कोई बहुत हाईफाई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, बस इसमें क्या है कि आप जितना ज्यादा न्यूमेरिकल्स लगाओगे उतना ज्यादा आप सीखोगे कि किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के टफ से टफ क्वेश्चन को, अलग अलग कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन को कैसे हिट करा जाता है। तो अगर आपके सामने कोई नया क्वेश्चन आएगा तो भी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। जनरली ऐसा होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर आपको नया सवाल मिल जाए तो 90% बच्चों के साथ वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसको उसकी पर्टिकुलर कैलकुलेशन नहीं पता होती। आई विल शो यू विद सम एग्जांपल्स। अभी जब हम इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल की तरफ चलेंगे तो आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ऐसे न्यूमेरिकल्स हम कैसे सोचेंगे कि हमको यही करना है। तो भाई ये सोच डेवलप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। जितने क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपका थॉट प्रोसेस अच्छा होगा और उसी हिसाब से आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। और नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है अपना भाई, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? अच्छा चलिए आइए एक और बात देख लेते हैं कि अगर आपसे कह दिया जाए कि ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट आपको 50 मीटर दे रखी है और एक ऑब्जेक्ट को यहां से 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंका गया 50 मीटर की हाइट से। अगर 20 मीटर पर सेकेंड से इसको फेंक रहे हैं एट एन एंगल ऑफ या इसको कर लिया जाए, क्या कर ले भाई, इसको 20√2 कर लेते हैं, थोड़ा आसान डेटा लेके चलते हैं। अगर इसको 20√2 से 45 डिग्री के एंगल से फेंक दिया जाए 20√2 मीटर पर सेकेंड से, तो बताइए एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y क्या होगा। तो क्या करना है इसमें, कोई खास बात है क्या? अरे भाई बताओ, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत अलग सा है, जो बहुत स्पेशल सा है जो आपको करना है। 4 सेकंड पे पूछ रहे हैं तो x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ux इंटू टी। अगर 20√2 की बात करें तो इधर कॉस कंपोनेंट आएगा, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, और इधर जो कंपोनेंट जाएगा वो भी क्या होगा, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो x इक्वल टू ux इंटू टी, ux की वैल्यू हो गई आपके पास 20 और टाइम हो गया आपके पास 4, तो ये हो गया आपके पास 80 मीटर। ठीक है, y निकालना है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू वाई टी प्लस 1/2 इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, y हमको निकालनी है। ui की वैल्यू कितनी दे रखी है, ui की वैल्यू दे रखी है, ऊपर जा रहा है तो 20, टाइम कितने सेकंड पे, 4 सेकंड पे, -1/2, g की वैल्यू 10 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 5 10, तो y विल बी इक्वल टू 24 जा 2 4 जा 8 हो जाएगा, ये 80 हो गया, और ये कितना हो गया -16 5 जा
80। अरे ठीक है, तो 80 में से 80 जाएगा तो क्या हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू 0। मतलब 0 का क्या मतलब है कि देखो भाई यहां पर हो गए तो ये क्या हो जाएगा, ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा इसको मैं 0,0 मान लूं, तो यहां पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो कितना बनेगा, x की वैल्यू हो गई 80 और y की वैल्यू हो गई अपने पास कितनी, 0। दैट्स इट। अरे ठीक है, समझ आया। 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, 80 में से 80 जाएगा तो 0 हो गया भाई। जी की वैल्यू हम 10 मान के चल रहे हैं। अब मुझे अगर एक्स वाई पता है तो मुझे वी एक्स वी वाई निकालने में कोई दिक्कत है क्या, ये अपने पास वी एक्स हो जाएगा, ये अपने पास वी वाई हो जाएगा। अच्छा एक्स कॉमा वाई पता चल गया तो हम डिस्प्लेसमेंट भी देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 80 मीटर। अरे ठीक है, अच्छा एक्स कॉमा वी वाई, तो वी एक्स में तो कोई चेंज होता नहीं है और वी वाई आपको निकालना है, तो वी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, वी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। वी वाई कितना हो जाएगा, देखो वी वाई इक्वल टू क्या होगा, यू आई टी प्लस 1 अप यू आई टी प्लस ए वाई इंटू टी, यू आई प्लस ए वाई इंटू टी। तो यू आई की वैल्यू हो गई अपने पास कितनी 20, ए वाई की वैल्यू हो गई -10 और टी की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास 4, तो वी वाई की वैल्यू हो जाएगी अपने पास -20 मीटर पर सेकंड। तो वी वाई आपके पास 20 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड मिल गया, वी एक्स की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड आगे मिल गई, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी क्या वो 20√2 हो जाएगी, और 20√2 हो जाएगी तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्या दिक्कत है इसमें इस तरह के क्वेश्चंस करने में, कुछ नहीं, बस केवल आपको ढंग से इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाने आना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल भी बल्कि क्वेश्चंस नहीं है, ये बहुत आसानी से लग जाते हैं, इसमें आपको बहुत अलग से कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चले आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन। और इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत रेयर चांस है कि आपको जो क्वेश्चन करने को मिले वो आसान सवाल मिले, इससे जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े टफ होते हैं, थोड़े ट्रिकी होते हैं। तो आइए समझते हैं इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन को। इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, तो अभी जो हम बात कर रहे हैं इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन, वो बेसिकली अपवर्ड इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं। और अपवर्ड इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या सीन है भाई, कि अगर अपने पास एक ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये अपने पास एक इंक्लाइंड प्लेन हो गया जो यहां से जो कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है, किसी अल्फा डिग्री पर इंक्लाइंड है भाई, ये किसी अल्फा डिग्री पर यहां से इंक्लाइंड है। अब क्या हो रहा है कि अब यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से ऐसे फेंका जा रहा है जो यहां से बीटा एंगल बना रहा है। तो अगर बीटा एंगल बना रहा है भाई तो इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी समझो, तो ये कुछ इस हिसाब से चल के जाएगा और यहां पर कहीं जाके हिट करेगा। अरे हिट करेगा भाई, तो जब हमको इंक्लाइंड प्लेन की एनालिसिस करनी होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप अलोंग द इंक्लिनेशन के अलोंग हम एक एक्सिस बनाते हैं जिसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस बनाते हैं जिसको बोला जाएगा कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस। तो अब देखिए, आइए अब देखते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। तो जो ग्रेविटी लग रही है इसमें वो कैसे लग रही है भाई, ग्रेविटी इस पूरे पार्टिकल के ऊपर जो लग रही है वो जी इधर डाउनवर्ड लग रही है, अरे लग रही है। तो यहां पर भी एक अपने पास ये वाई एक्सिस हो गई, एक अपने पास ये एक्स एक्सिस हो गई, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा अल्फा। अभी तक क्या होता था कि एक्स एक्सिस में जितने भी हम प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल या ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे थे, यहां पर कहीं भी जो एक्सेलरेशन होता था वो एक्स एक्सिस में नहीं होता था, बस केवल वाई एक्सिस में होता था। बट इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल में हमने क्या कर दिया, अपना प्लेन चेंज कर दिया, एक को हमने बना दिया इंक्लाइंड प्लेन के लाइन के अलोंग हमने बना दिया एक्स एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर हमने बना दिया वाई एक्सिस। तो अब जो मेरा ग्रेविटी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको मैं इन दोनों प्लेन के अलोंग तोड़ूंगा और फिर बताऊंगा कि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना होगा और वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना होगा। जब इसको दोनों एक्सिस के अलोंग तोड़ेंगे तो जी का जो कंपोनेंट इधर जाएगा वो क्या होगा भाई, ये होगा जी कॉस अल्फा, और जो इधर जाएगा वो क्या होगा, जी साइन अल्फा। जो आगे की तरफ लग रहे हैं वो सब पॉजिटिव, जो पीछे की तरफ लग रहे हैं वो सब नेगेटिव। तो देखिए अब इस सिचुएशन में अगर बात करी जाए तो इस u के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर आएगा अपने पास ux दैट इज u cos बीटा और एक इधर जाएगा uy दैट इज u sin बीटा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि x एक्सिस में मेरा एक्सेलरेशन 0 है, मेरा x एक्सिस में जो एक्सेलरेशन होगा ax की वैल्यू यहां पर जो मुझे मिलेगी वो मुझे मिलेगी माइनस जी साइन अल्फा, ये अपने पास अल्फा है, माइनस जी साइन अल्फा, और ay की वैल्यू जो मिलेगी वो मुझे मिलेगी माइनस जी कॉस अल्फा। ux की वैल्यू हो गई अपने पास u cos बीटा और ui की वैल्यू हो गई अपने पास u sin बीटा। ठीक है,
अब देखिए, अब मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट कह रहा, तो अगर मैं इसको 0,0 कह रहा हूं तो क्या मैं इसको r,0 कह सकता हूं? मतलब अगर मेरा x एक्सिस और y एक्सिस ऐसे है, तो जब ये इस प्लेन को हिट कर रहा है तो यहां पर इसकी y एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो कितनी है, y एक्सिस में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 0। तो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई मैं सेकंड इक्वेशन लगा सकता हूं, y एक्सिस में y इक्वल्स टू uit प्लस 1/2 इंटू ay इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, y की वैल्यू 0 हो गई तो ये अपने पास हो गया uit प्लस 1/2 इंटू ay इंटू टी स्क्वायर। अरे बात समझ आ रही? अरे पल्ले पड़ा यहां से। अब तुम यहां से देखो, तुमको चाहिए टाइम, तो ui की वैल्यू कितनी है अपने पास, ui की वैल्यू कितनी है अपने पास भाई, ui की वैल्यू है अपने पास u साइन बीटा, और ay की वैल्यू कितनी है, g cos अल्फा। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू uit, इधर जाएगा uit, इधर जाएगा, सब कट जाएगा यार, t से t कट जाएगा तो क्या मिलेगा, uit विल बी इक्वल टू -1/2 इंटू ay इंटू टी स्क्वायर। इस t से ये कट जाएगा तो t की वैल्यू मिल जाएगी 2uy बाई ay, और यहां पे हो जाएगा माइनस साइन। ये है आपके पास जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए ui की वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ अगर आप इसमें वैल्यू रख देंगे तो ui की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 2ui की वैल्यू है अपने पास u साइन बीटा, तो 2u साइन बीटा, और ay की वैल्यू कितनी है, माइनस g cos अल्फा, तो माइनस जी मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, g cos अल्फा। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए अभी तक आपने एक टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पढ़ा था 2u बाई जी, और ये कब पढ़ा था, जब किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंका गया, ये ऊपर गया और पलटी मार के यहाँ नीचे आ गया। अच्छा, दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन का आपने फॉर्मूला पढ़ा 2uy बाई जी, जहां पर क्या हो रहा था, किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से फायर करा जा रहा था, कितने एंगल से, थीटा एंगल से, तो इधर एक कंपोनेंट आ रहा था ux और इधर एक कंपोनेंट आ रहा था uy, और ग्रेविटी जो लग रही थी वो किधर लग रही थी, नीचे y एक्सिस में। अब मैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर किसी इंक्लिनेशन से फायर कर रहा हूं तो मेरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा वो हो जाएगा 2uy बाई ay। अरे बात समझ आ रही? तो ay की वैल्यू कितनी है अपने पास, g cos अल्फा। ऐसे ही यहां पर जब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई h इक्वल्स टू हमने पढ़ा था यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g। अच्छा, यहां पर जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाता था तो यहां पर जो मैक्सिमम हाइट होता था वो कितना होता था, यू वाई स्क्वायर बाई 2g, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता था। जब यहां पर जब इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे, कहां से, इस पर्टिकुलर इंक्लाइंड प्लेन से h की बात करेंगे, तो जो h मैक्स होगा आपके पास वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, यू वाई स्क्वायर बाई यू स्क्वायर बाई 2g होता था, तो यू स्क्वायर बाई 2ay हो जाएगा। और जब h मैक्स की आप वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई 2g cos अल्फा। ये आपके पास हो जाएगा मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब रेंज की बात करें, क्या उधर तो रेंज हो जाता था, इस वाले में रेंज 0, जहां से ऑब्जेक्ट को फेंका वहीं आके गिर गया तो रेंज तो 0 हो गया, और इस वाले में रेंज 2ux इंटू ui बाई जी होता था। क्या यहां पर भी रेंज उतना ही सिंपल होगा, तो आंसर है नहीं भैया, रेंज बहुत कठिन होगा, रेंज की कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी, और रेंज से जो रिजल्ट मिलेगा वो भी बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो आइए देखते हैं, किसी भी इंक्लाइन प्लेन पर अगर रेंज की बात करी जाए तो भैया अपने पास ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ये एक अपने पास इंक्लाइंड प्लेन हो गया, और दूसरा और इसका यहां से हॉरिजॉन्टल से जो इंक्लिनेशन था वो कितना था, ये इंक्लिनेशन था अपने पास अल्फा। देखिए ये जो इंक्लिनेशन हो गया ये अपने पास हो गया अल्फा। अब यहां से अगर किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से बीटा एंगल से फेंका जा रहा है तो ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है यही तो है रेंज भाई, ठीक। तो r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, r इक्वल्स टू रेंज विल बी इक्वल टू ux इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ax इंटू टी स्क्वायर। अब यहां पर ux इंटू टी केवल लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि x एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इस u के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इस u के दो कंपोनेंट, एक इधर अपने पास क्या है भाई, दैट इज ux, इट इज इक्वल टू u cos बीटा, और ये कितना हो जाएगा, u sin बीटा, ठीक है। अब जब हमको रेंज निकालना है तो ग्रेविटी भी देखनी पड़ेगी, नीचे ग्रेविटी लग रही है जी, तो अभी मैंने बताया कि इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग एक्स एक्सिस और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस। तो इस जी के जो कंपोनेंट बनेंगे वो क्या बनेंगे भाई, एक ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा अपने पास जी कॉस अल्फा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, जी साइन अल्फा। तो जब हम आर की बात कर रहे हैं तो आर इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस 1/2 इंटू एक्स इंटू टी स्क्वायर, तो यू एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी है, यू कॉस बीटा इंटू टी।
टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने पढ़ा, टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 2u(y) बाई ay एंड इट इज इक्वल टू 2u(y) की वैल्यू अपने पास कितनी, u sin बीटा, और ay की वैल्यू कितनी है, g cos अल्फा, 2u sin बीटा बाई g cos अल्फा। तो ux इंटू टी की जगह कितना हो जाएगा अपने पास, 2u sin बीटा बाई g cos अल्फा प्लस 1/2 इंटू ax इंटू टी स्क्वायर, प्लस 1/2 इंटू एक्स इंटू टी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, एक्स की वैल्यू देखिए, एक्स की वैल्यू हो गई अपने पास कितनी, माइनस जी साइन अल्फा और इंटू टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू कितनी है, 2u साइन बीटा बाई जी कॉस अल्फा। तो ये आपके पास हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अरे बात समझ आ रही, ये हो गया अपने पास रेंज। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो आर की वैल्यू मिल जाएगी अपने पास कितनी, आर की वैल्यू हो जाएगी 2u स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा, या अपन लिख सकते हैं इसको साइन बीटा कॉस बीटा। ठीक है, अच्छा आगे क्या देखा जाए भाई, आगे हो जाएगा अपने पास कितना, -1/2, जी से ये स्क्वायर है, इस जी से ये स्क्वायर कट जाएगा तो -1/2, और अपने पास कितना हो जाएगा, या 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा साइन अल्फा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा। ये आपके पास हो जाएगा रेंज का एक रिजल्ट। तो क्या हमको रेंज का ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, तो भाई आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। आपको डेटा गिवन होगा तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट की आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, और जब आप वो न्यूमेरिकल वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको डायरेक्टली रेंज मिल जाएगा। तो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, इससे बहुत शानदार क्वेश्चंस बनते हैं, उसके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। जैसे अगर आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात करते थे तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में एक कंडीशन होता था मैक्सिमम रेंज, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करा जा रहा था तो जो एंगल होता था वो मैक्सिमम होता था। अब यहां पे सवाल पूछा गया कि इसको कितने बीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए, ठीक है, या कंडीशन बताइए कि ये रेंज मैक्सिमम कब होगी, और दूसरी बात कि वो मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, इस बीटा की किस वैल्यू पर ये रेंज मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम रेंज कितना होगा, वो आपको पता होना चाहिए अगर आप जेईई एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप जेईई एडवांस को अपने दिमाग में रख के चल रहे हैं, अगर आप आईआईटी को अपने दिमाग में रख के चल रहे हैं, आईआईटी तक जाना है, तो आपको ऐसी कठिन चीजों से थोड़ा डील करना पड़ेगा। और ये कठिन नहीं है, अगर आप इसको कठिन कहेंगे तो ये कठिन नहीं है, बस क्या है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो आप उसको 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, वो कैलकुलेशन आपको रट जाएगी डिपेंडिंग अपॉन योर ब्रेन स्टेटस। किसी को 1 बार में याद हो जाता है, किसी को 2 बार करना पड़ता है, किसी को 4 बार करना पड़ता है। जिसको इनिशियली 4 बार करना पड़ रहा है उसके लिए बहुत एज है कि अगर वो 4 बार प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके दिमाग में वो चीजें ज्यादा देर तक टिकेंगी। तो इस वजह से लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेंस एडवांस। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो r इक्वल्स टू 2u स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा, और उसके बाद -4u स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर बीटा साइन अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। तो मेरे से कहा गया कि बताइए वो कंडीशन क्या होगी जब ये रेंज मैक्सिमम होगा। ठीक, अच्छा उसको पढ़ने समझने से पहले एक और बात डिस्कस कर लें, नहीं चलो उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले रेंज की बात क्लियर करते हैं कि ये रेंज मैक्सिमम कब होगी। तो कब होगी मैक्सिमम रेंज, किसके रिस्पेक्ट में, बीटा के रिस्पेक्ट में। तो हमको सिंपल सी बात पता है कि dr बाई डी बीटा करो और उसको किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर। तो यहां से जो बीटा की वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी द कंडीशन ऑफ बीटा फॉर मैक्सिमम रेंज, और उसी कंडीशन को उठा के यहां रख दीजिए तो आपको मैक्सिमम रेंज कितना होगा वो भी मिल जाएगा। ठीक है, बट ये इतना आसान नहीं है जितना आसान दिख रहा है। तो dr बाई डी बीटा करिए जरा, तो dr बाई डी बीटा करेंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर मिलेगी, देखिए जरा, तो dr बाई डी बीटा सॉल्व करा रहा है तो ये हो गया अपने पास, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए, u स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा, यहां रहने दें। ठीक है, अच्छा अभी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया जाए, फिर रेंज को, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए रेंज को सिंप्लीफाई करते हैं, पहले रेंज को सिंप्लीफाई करें। रेंज को अगर सिंप्लीफाई करें तो r इक्वल्स टू कितना, u स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा 2 साइन बीटा, कॉस बीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू साइन 2 बीटा, और यहां से ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, अच्छा साइन अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये अपने पास कितना हो गया, साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है,
ये हो गया अपने पास सिंप्लीफाइड रेंज। अब क्या करना है कि अब इसी का हमको डिफरेंशिएट करना है। फॉर मैक्सिमम रेंज dr बाई डी बीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। तो जब आप dr बाई डी बीटा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, u स्क्वायर बाई जी कॉस एल्फा साइन 2 बीटा का हो जाएगा आपके पास क्या, cos 2 बीटा इंटू 2, उसको हमने यहां लिख दिया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करें तो -2u स्क्वायर साइन एल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर एल्फा 2 साइन बीटा इंटू साइन बीटा का क्या हो जाता है अपने पास, कॉस बीटा। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0। अब ये 0 के बराबर हो गया तो ये अपने पास कितना हो गया, 2u स्क्वायर बाई जी कॉस एल्फा, 2u स्क्वायर बाई जी कॉस एल्फा कॉस 2 बीटा, 2u स्क्वायर बाई जी कॉस एल्फा इंटू कॉस 2 बीटा विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर, 2u स्क्वायर बाई जी कॉस एल्फा कॉस 2 बीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2u स्क्वायर साइन एल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर एल्फा, 2u स्क्वायर साइन एल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर एल्फा इंटू। अच्छा, अब देखिए यहां पे क्या मिला भाई, यहां पे हमको क्या मिला, 2 साइन बीटा कॉस बीटा, इसको क्या लिखा जा सकता है यार, इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन 2 बीटा। ठीक है, अब यहां से कुछ कटेगा क्या, कॉस एल्फा से ये स्क्वायर कट जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी से यू स्क्वायर बाई, अच्छा यहां का जी मिस हो गया भाई, इधर का जी रह गया, कहां गया इस इक्वेशन में, ये रहा जी, यहां जी रह जाएगा यार, इधर जी बच गया है। तो भाई देखो क्या मिलेगा अब यहां पे, 2u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर एल्फा है। ठीक है, यहां पे अपने पास क्या है, यहां पे अपने पास क्या है, जी कॉस स्क्वायर एल्फा, देखो जी से जी कट गया, अब इस 2 से ये 2 कट गया, क्या मिला, cos 2 बीटा विल बी इक्वल टू साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा इंटू साइन 2 बीटा, साइन 2 बीटा अपॉन कॉस बीटा, साइन 2 बीटा अपॉन कॉस 2 बीटा दैट विल बी इक्वल टू tan 2 बीटा, और tan 2 बीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा दैट इज tan अल्फा, और tan अल्फा अगर है भाई तो ये नीचे जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू cot अल्फा। तो भाई बीटा की क्या वैल्यू हो, अगर बीटा की वैल्यू हो जाए 1/2 ऑफ tan इनवर्स cot अल्फा, ये सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो जो रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये रिजल्ट याद करने के लिए, ये रिजल्ट याद करने के लिए हमने इस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट किया कि वो बीटा की क्या वैल्यू हो जिस पर अपना जो रेंज हो जाए वो मैक्सिमम हो जाए। अभी इस पर मैं आपको एक बहुत शानदार क्वेश्चन दिखाता हूं, जो अगर आपने ये भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है तो आप बिल्कुल भी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आप उसको शुरू कैसे करें। तो चलिए देखते हैं, बीटा इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स कॉट अल्फा मिल गया। अच्छा, अब अपने को चाहिए मैक्सिमम रेंज, और रेंज का हमारे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है वो क्या है भाई, यू स्क्वायर 2u स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा, देखो क्या है 2u स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा इंटू कॉस 2 साइन 2 बीटा, सॉरी इंटू रेंज का क्या है, इंटू यू स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा साइन 2 बीटा, सॉरी ये अपने पास है यू स्क्वायर बाई, इसको मिटा देते हैं, यू स्क्वायर बाई जी कॉस एल्फा इंटू साइन 2 बीटा, माइनस क्या है 2u स्क्वायर बाई साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर बीटा, माइनस ऑफ 2 यू स्क्वायर साइन एल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर एल्फा, और यहां पर जी है इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है भाई, ये हो गया अपने पास, ये अपने पास हो गया रेंज का फॉर्मूला। अब यहां पर हमको करना क्या है कि जहां जहां बीटा है, जहां जहां 2 बीटा है, वहां वहां हमको अल्फा लेके आना है, इस हिसाब से वैल्यू रखनी है। तो मैंने थोड़ा अपने गणित को थोड़ा और इंप्रोवाइज करा, तो मैंने सोचा कि भाई अगर मैं tan 2 बीटा की बात कर रहा हूं तो ये अपने पास हो गया, अगर मान लीजिए tan 2 बीटा एंड दैट इज इक्वल टू cos अल्फा cot अल्फा, तो अगर ये cot अल्फा है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, cos अल्फा अपॉन sin अल्फा, दैट इज दिस वन इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अरे भाई ये क्या होता है, tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई अपने पास cos अल्फा और बेस की वैल्यू हो गई अपने पास कितनी, sin अल्फा, तो हाइपोटेन्यूज जो होगा वो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 के। चलो आओ देखो, तो r विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा साइन 2 बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 2 बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू cos अल्फा अपॉन cos अल्फा अपॉन बेस की वैल्यू कितनी है 1,
अरे ठीक है यार, तो ये हो गया अपने पास रेंज, और इसको अगर काट दिया जाए कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट जाएगा। अब यहां पर देखिए 2u² साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर बीटा कैसे निकाले, उसके लिए साइन बीटा निकालना पड़ेगा, और हमको साइन 2 बीटा की वैल्यू पता है या कॉस 2 बीटा की वैल्यू पता है, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने ब्रेक कर दिया 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो 1 माइनस कॉस 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2, ये 2 यहां आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आर की वैल्यू अपने पास मिल गई यू स्क्वायर बाई जी माइनस यू स्क्वायर बाई जी साइन अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये 1 माइनस कॉस 2 बीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन 1, तो ये हो जाएगा अपने पास साइन अल्फा। अरे बात समझ आ रही, cos 2 बीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन अल्फा बाई 1। अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो r विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी माइनस यू स्क्वायर बाई जी को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया जाए साइन अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी साइन अल्फा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए r विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी को कॉमन कर दिया जाए और एलसीएम ले लिया जाए कॉस स्क्वायर अल्फा, तो क्या मिलेगा भाई, यहां 1 हो गया और कॉस स्क्वायर अल्फा इधर चला जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, और कॉस स्क्वायर अल्फा यहां कितना हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अरे ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 के बराबर, तो r विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, तो r की वैल्यू कॉस स्क्वायर अल्फा, तो r की वैल्यू हो गई यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अरे ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो r विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन अल्फा, और नीचे 1 माइनस साइन अल्फा से कट जाएगा, तो यहां क्या बचेगा 1 प्लस साइन अल्फा, तो r की वैल्यू आ गई आपके पास यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। दिस इज द मैक्सिमम रेंज, और ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरे बात समझ आ रही, ये कहानी अगर आपको आई यहां तक अगर आप पहुंच पाए तो आप इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल को सीख पाए, और इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअली बहुत टफ नहीं है, न्यूमेरिकली बस थोड़ा सा टफ है, और उसके लिए आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आइए अब देखते हैं कंपैरिजन, देखते हैं किसका, डाउन प्रोजेक्टाइल का, डाउन इंक्लाइन। ठीक है, डाउन द प्लेन, तो जब डाउन दी प्लेन की बात करेंगे भाई, जब डाउन दी प्लेन की बात करेंगे तो डाउन दी प्लेन में क्या होगा कि आपके पास, अब आपके पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन रहा, ये आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन रहा जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है भाई, ये हॉरिजॉन्टल से बना रहा है आपके पास अल्फा एंगल, और अब किसी ऑब्जेक्ट को इधर से u वेलोसिटी से कितने एंगल से फेंका जा रहा है, बीटा एंगल से, तो अब ये ऐसे नीचे आएगा। अगर ये नीचे आएगा तो इसके टाइम ऑफ फ्लाइट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो आंसर है नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा 2uy बाई ay, uy की वैल्यू अभी भी क्या रहेगी, ये आपके पास x एक्सिस हो गई, ये आपके पास y एक्सिस हो गई, uy की वैल्यू अभी क्या रहेगी, u cos बीटा इधर आएगा, u sin बीटा उधर जाएगा, तो 2u sin बीटा, और ay अभी भी क्या रहेगा g cos अल्फा। टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं होगा। मैक्सिमम हाइट में कोई चेंज होगा क्या, प्लेन से जो मैक्सिमम हाइट होगी h दैट विल बी इक्वल टू uy स्क्वायर बाई 2ay, तो इसमें भी तो कोई चेंज नहीं होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये बीटा है भाई, u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई 2ay दैट इज इक्वल टू 2 इंटू जी कॉस अल्फा। क्या रेंज में चेंज होगा, अरे बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि रेंज में अगर आप ग्रेविटी को देखेंगे तो ये g इधर लग रहा है, इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा वो आएगा g cos अल्फा, और जो कंपोनेंट इधर आएगा वो क्या आएगा g sin अल्फा। तो अब यहां पर देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं u cos बीटा की, तो u cos बीटा नीचे लग रहा है, अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लूं तो मेरा ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, तो जहां माइनस आ रहा था वहां क्या हो जाएगा प्लस, तो r विल बी इक्वल टू, अगर इसको लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा ux इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ax इंटू टी स्क्वायर। तो r ux की वैल्यू अगर आप u cos बीटा लिख रहे हैं और टाइम की जगह आप क्या लिख रहे हैं 2uy sin बीटा, दैट इज 2u sin बीटा,
2u साइन बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। तो यहां अब प्लस आएगा क्योंकि ax भी उधर ही है जिधर जिधर आपने u कॉस बीटा देखा, जिधर आपने ux देखा। तो इसकी वैल्यू कितनी, g साइन अल्फा, और t की वैल्यू कितनी, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अरे बात समझ आ रही। अब देखिए क्या फर्क पड़ा, r इक्वल्स टू अगर इसको देखा जाए तो 2u स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा और साइन 2 बीटा कॉस 2 बीटा और 2, ये अपने पास हो जाएगा कितना, ये अपने पास हो जाएगा साइन 2 बीटा और +1/2 इस g से ये स्क्वायर कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4u स्क्वायर है। तो इसको अगर हम एक ही बार में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं भाई, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो आपको क्या मिलेगा 2u स्क्वायर और ये कितना साइन अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, और उसके बाद इधर कितना हो जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर बीटा और यहां पर g। अब ये आपके पास रेंज हो गया। जब हम प्लेन से ऊपर जा रहे थे, अप टू द प्लेन जा रहे थे, तो अपने पास u स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा साइन 2 बीटा और यहां प्लस की जगह क्या मिल रहा था, -2u स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा मिल रहा था। तो और जब हम डाउन द प्लेन आएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो यहां पर क्या एंगल में कंडीशन में चेंज होगा, तो भाई एंगल की कंडीशन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं मैक्सिमम रेंज की बात करूं फॉर आर टू बी मैक्सिमम, अगर मैं आर मैक्स की बात करूं कंडीशन की, तो कंडीशन में अपने को क्या मिला था, tan 2 बीटा इक्वल्स टू कॉट अल्फा, वो तो वही रहेगा। अरे भाई tan 2 बीटा इक्वल्स टू क्या मिला था, tan 2 बीटा इक्वल्स टू कॉट अल्फा मिला था, इसमें कोई चेंज नहीं होगा बस, बट क्या मैक्सिमम रेंज में चेंज हो जाएगा, तो भाई आर मैक्स में बिल्कुल चेंज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा u स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन अल्फा। देखिए यहां क्या मिल रहा था अपने को 1 प्लस साइन अल्फा, यहां क्या मिल जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा अगर आप डाउन द प्लेन जाएंगे। अरे बात समझ आ रही, क्यों भाई, यहां जो प्लस था वो यहां माइनस आ गया। अरे क्लियर है भाई, यहां जहां माइनस था वहां प्लस हुआ, तो जहां माइनस था वहां प्लस हुआ, तो यहां प्लस था तो यहां क्या हो जाएगा माइनस, दैट इज u स्क्वायर बाई जी इंटू 1 माइनस साइन अल्फा। अरे बात समझ आ रही। अगर मैं इस पूरे चैप्टर को समराइज करने की कोशिश करूं, देखिए ये एक क्वेश्चन है, अभी इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। अगर इस पूरे पोर्शन को, इंक्लाइन प्लेन को अगर समराइज करने की कोशिश करी जाए अप टू द प्लेन और डाउन टू द प्लेन, तो अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन की बात कर रहा हूं भाई, अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन की बात कर रहा हूं, तो दोनों को अगर एक साथ कंपेयर करके देखा जाए, तो ये आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ठीक है, और एक दूसरा इंक्लाइंड प्लेन इधर बन गया। दोनों आइडेंटिकल है, ये भी एंगल अल्फा है और ये भी एंगल अल्फा है, बस फर्क क्या है, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से बीटा एंगल पर फेंका जा रहा है और यहां से किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से बीटा एंगल से फेंका जा रहा है। एक डाउन द प्लेन जा रहा है और एक प्लेन में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u साइन बीटा बाई जी कॉस अल्फा, और जो डाउन टू द प्लेन जा रहा है उसका भी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, दोनों का सेम है। मैक्सिमम हाइट प्लेन से दोनों की मैक्सिमम हाइट सेम होगी और वो कितनी होगी h, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई u स्क्वायर बाई 2g होता है 2g कॉस अल्फा, वही इसकी भी होगी। बट दोनों का रेंज सेम होगा क्या, तो आंसर है दोनों का रेंज सेम नहीं होगा। जो इसका रेंज होगा वो कितना होगा, वो होगा u स्क्वायर बाई 2 u स्क्वायर बाई जी की 2g, u स्क्वायर बाई कहां गया रेंज, u स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा, u स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा, रेंज जो होगा u स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा इंटू साइन 2 बीटा इस वाले का माइनस ऑफ 2u स्क्वायर बाई जी कॉस साइन अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। अरे बात समझ आ रही, लेकिन इसका जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, r विल बी इक्वल टू u स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा साइन 2 बीटा, और यहां पे अब क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस की वैल्यू के प्लस 2u स्क्वायर बाई जी और ये साइन अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, ठीक। अच्छा, दोनों के मैक्सिमम रेंज की कंडीशन फॉर r मैक्स, कंडीशन फॉर
आर मैक्स क्या होगा भाई, आर मैक्स की कंडीशन क्या होगी, दोनों के आर मैक्स की कंडीशन सेम रहेगी और वो क्या होगा, tan टू बीटा विल बी इक्वल टू कॉट अल्फा। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बट दोनों की मैक्सिमम रेंज अलग अलग होगी। इधर जो आर मैक्स होगा वो आपको मिलेगा यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन एल्फा, और इधर जो आपको आर मैक्स मिलेगा वो मिलेगा यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन एल्फा। ये होगा आपका प्रोजेक्टाइल, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन का समरी। अरे बात समझ आ रही, यही आपको पढ़ना समझना और याद करना। अगर आपको ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं तो आप इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन के किसी भी सवाल में कभी भी फंसने वाले नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन का सिंपल सवाल। कह रहा एट व्हाट एंगल शुड अ बॉल बी प्रोजेक्टेड अप एन इंक्लाइन प्लेन विद अ वेलोसिटी v so that it may hit the incline a normally, b horizontally, the angle of inclined plane with horizontal is alpha, द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विथ हॉरिजॉन्टल इज अल्फा। तो आइए देखते हैं भाई, इस बोर्ड को दो पार्ट में तोड़ दिया जाए। अपने पास इंक्लाइंड प्लेन की बात करें तो एक लाइन ये हो गई और यहां से ये एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी गई। ठीक है, ये अपने पास एंगल हो गया, ये अपने पास हो गया एंगल अल्फा। ठीक, यही तो कह रहा। At what angle should a ball be projected up an inclined plane with a velocity v so that it may hit the incline a normally, b horizontally? तो जब हम normally की बात कर रहे हैं तो कहा गया कि ये एंगल अल्फा है और यहां से कैसे फेंका जाए कि जब वो इसको हिट करे तो ऐसे 90 डिग्री का एंगल हिट करे, 90 डिग्री के एंगल से हिट करे, परपेंडिकुलरली हिट करे। एक बार क्वेश्चन और ध्यान से पढ़ लीजिए, एट व्हाट एंगल शुड अ बॉल बी प्रोजेक्टेड अप एन इंक्लाइन प्लेन विद अ वेलोसिटी v सो दैट इट मे हिट द इंक्लाइन नॉर्मली। अगर हम इसको v वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, अगर हम इसको v वेलोसिटी से फेंक रहे हैं तो कितने एंगल पर फेंके, कितने एंगल पर फेंके कि ये इसको 90 डिग्री से हिट करे। तो जब 90 डिग्री से हिट करेगा तो क्या होगा, जब 90 डिग्री से हिट करेगा तो यहां पर एक ही वेलोसिटी होगी इसकी vy, जो vx वाली वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0। और अगर vx वाली वेलोसिटी 0 मुझे दिख गई तो डायरेक्टली हमको एक एज मिल गया, vx इक्वल्स टू ux इंटू टी प्लस वन प्लस सॉरी vx इक्वल्स v इक्वल्स टू u प्लस एटी, v इक्वल्स टू u प्लस एटी। तो क्या मिलेगा, v इक्वल्स टू vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी। तो vx की वैल्यू हो गई अपने पास कितनी, ये अपने पास हो गया भाई, ये अपने पास था v, तो इधर हो गया अपने पास कितना, v cos बीटा, और इधर हो गया अपने पास v sin बीटा। तो ux हो गया अपने पास v cos बीटा और vx की वैल्यू हो गई अपने पास 0, और ये कितना हो गया, अब देखो ग्रेविटी यहां नीचे लग रही है, ये एंगल अल्फा है तो ये अल्फा होगा, इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा g cos अल्फा, इधर जो कंपोनेंट जाएगा वो जाएगा g sin अल्फा। तो इधर हो जाएगा अपने पास कितना, ax की वैल्यू रहेगी माइनस g sin अल्फा इंटू। तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करी जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट का तो फॉर्मूला फिक्स है भाई, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अपने पास हो जाता है क्या, 2uy बाई ay। तो यहां पर देखो, यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह तुम क्या लिखोगे, 2u साइन बीटा डिवाइडेड बाई g cos अल्फा। ठीक, अब क्या होगा, v cos बीटा विल बी इक्वल टू g साइन अल्फा, g से g कट जाएगा, g से g कट जाएगा तो क्या मिलेगा, अच्छा 2u साइन बीटा है तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, u की वैल्यू कितनी दे रखी है, v दे रखी है, तो v cos बीटा, और यहां पे कितना हो गया, g से g कट गया, अगर g से g कट गया तो हमको क्या मिला, साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा इंटू 2 साइन बीटा, और ये अपने पास v, तो v से v कट गया, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, ये क्या हो गया अपने पास, टैन बीटा, और टैन बीटा की वैल्यू किसके बराबर हो गई, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा हो गया टैन बीटा, और ये क्या है, कॉस अल्फा इधर चला जाएगा, साइन अल्फा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, 1/2 टैन अल्फा या 1/2 कॉट अल्फा। तो बीटा की वैल्यू अपने को मिल जाएगी क्या, टैन इनवर्स 1/2 कॉट अल्फा। अगर ये बीटा होगा तो ये जो है ये इसको नॉर्मली हिट करेगा। ठीक है, चलिए आगे की कहानी देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट क्या है भाई, सुनील भैया रहन दिए। नेक्स्ट पार्ट है भाई अपने पास, अगर हम डाउन द प्लेन सॉरी अप द प्लेन जा रहे हैं, बट ये इस इंक्लाइन को कैसे हिट कर रहा है, इस इंक्लाइन को हिट कर रहा है हॉरिजॉन्टली हिट कर रहा है। तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ गई हॉरिजॉन्टल हिट को लेके। पहले तो डायग्राम देखते हैं भाई, डायग्राम देखो, ये अपने पास हो गया इंक्लाइंड प्लेन,
ये अपने पास हो गया इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन बन गया अपने पास भाई। तो देखो जब इंक्लाइंड प्लेन बन गया कितना एंगल बना रहा है इंक्लाइंड प्लेन, यहां से बना रहा है अल्फा एंगल। और अपने से कहा गया कि हमने यहां से अल्फा बना रहा है, अब हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकना है v वेलोसिटी से कितने एंगल पर, किसी एंगल पर जिसको हमने निकालना है कि वो इसको हिट करे हॉरिजॉन्टली, इस प्लेन को हिट करे हॉरिजॉन्टली। तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा अपने पास, रेंज। अरे भाई बात समझ आ रही, ये हो गया रेंज भाई, बहुत बढ़िया। ये अपने पास अगर इसको देखा जाए तो ये अपने पास h हो गया, और ये अपने पास x हो गया कोई भी, या इसको h की जगह अपन क्या मान ले, h की जगह हम इसको y मान लेते। देखिए इसको अगर अपन y मान ले तो ये अपने पास y हो गया, अपने पास x हो गया, और r की वैल्यू हो गई √x² प्लस y²। ठीक है, तो हमने सोचा कि अगर हम इसको इंक्लाइंड प्लेन से करते हैं तो हमको इसको दो कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा, पहले रेंज निकालना पड़ेगा। और जब भी इंक्लाइंड प्लेन में रेंज की बात आ जाए और ऐसे अलजेब्रिक डेटाबेस क्वेश्चन हो तो आप अवॉइड करिए कि आपको रेंज निकालने की जरूरत ना पड़े। क्यों? क्योंकि अगर आपको रेंज निकालने की जरूरत पड़ गई सर तो आपकी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब आपको रेंज निकालने से बचना है, तो अगर मैंने रेंज निकालने से बचना है तो मैं तुरंत इसको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में कन्वर्ट कर लूंगा। ये एंगल हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब इस v का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, v cos अल्फा प्लस बीटा, और एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा, v sin अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास कितनी है, देखिए यहाँ पे ग्रेविटी को आपको तोड़ना नहीं पड़ेगा, g हो गया, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली हिट कर रहा है तो यहां पर अगर हॉरिजॉन्टली हिट कर रहा है तो vy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो आप चाहिए तो vy से निकाल दीजिए, आप चाहिए तो x की वैल्यू r cos थीटा और y की वैल्यू को r cos अल्फा और y की वैल्यू को r sin अल्फा से निकाल दीजिए। तो उससे निकालते हैं, देखिए तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास, x जो होगा क्या वो आधा रेंज होगा प्रोजेक्टाइल का, तो पूरे रेंज का फॉर्मूला 2ux uy by g होता है, तो आधे रेंज का फॉर्मूला कितना हो जाएगा भाई, ux इंटू uy by g हो जाएगा। ux की वैल्यू कितनी है अपने पास, v cos अल्फा प्लस बीटा, और uy की वैल्यू कितनी है, v sin अल्फा प्लस बीटा, और डिवाइडेड बाई g हो गया, ये आपके पास x हो गया। और अगर आप x को ध्यान से देखो तो x की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो भाई, तो x की वैल्यू को आप लिख सकते हो यार r cos अल्फा। तो हमें मिल गया r cos अल्फा इक्वल्स टू v स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, अब उसके बाद बात करें उसके मैक्सिमम हाइट की, तो h का फॉर्मूला होता है अपने पास uy स्क्वायर बाई 2g, और h जो है वो अपने पास y के बराबर, और y की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, y की जगह अपन लिख सकते हैं r साइन बीटा। तो y की जगह हो जाएगा कितना, r साइन अल्फा, सॉरी r साइन अल्फा, ये अपने पास y है, ये एंगल अपना अल्फा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी r साइन अल्फा, एंड दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है uy स्क्वायर बाई 2g। तो uy की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, टेन जानते हैं, r से r कट जा रहा है, v स्क्वायर से v स्क्वायर कट जा रहा है, g से g कट जा रहा है, सब कट जा रहा है, बस अपने पास जो वेरिएबल्स बच रहे हैं वो बस केवल एंगल के बच रहे हैं। तो क्या होगा भाई, देखो तो अगर इसको डिवाइड करा जाए तो ये अपने पास हो जाएगा tan अल्फा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। देखिए साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा 2/1 कर रहे हैं, और साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास भाई, साइन अल्फा की वैल्यू अब हमने निकाली v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2g, और उसके बाद इधर क्या, इस वाली इक्वेशन में v स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई जी, तो ये हो जाएगा अपने पास v स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई जी। तो इस g से ये g कट जाएगा, v स्क्वायर से v स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा से साइन अल्फा प्लस बीटा कट जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये 2 और ये कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा दैट विल बी इक्वल टू tan अल्फा प्लस बीटा। तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए tan अल्फा प्लस बीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज 2 tan अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा विल बी रिटन एज tan इनवर्स 2 tan अल्फा। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए था बीटा, तो बीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, बीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan अल्फा माइनस 2 tan अल्फा माइनस अल्फा, ये हमारे पास हो जाएगा बीटा। ये वो एंगल होगा जिससे अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्ट करा जा रहा है v वेलोसिटी से, तो वो इस इंक्लाइंड प्लेन को हॉरिजॉन्टली हिट करेगा।
अरे बात समझ आ रही? इट इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन। ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चन से जनरली जेईई मेंस एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चले आगे बढ़े, आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. A particle is projected from the plane with the speed of 5 meter per second at an angle of elevation 30 degree with the horizontal as shown in figure. Find the range of the particle on the plane when it strikes the plane. देखिए रेंज निकालना है, ये कितनी वेलोसिटी से फेंका जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो ये एंगल आपके पास कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये इंक्लाइन प्लेन पर ऐसे आके गिरेगा। इसको अपन मान लेंगे एक्स एक्सेस और इस वाली एक्सेस को मान लेंगे वाई एक्सेस। इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चंस करने के लिए सिंपल सा फंडा, जिस प्लेन के अलोंग, जिस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग आप एक्स एक्सिस मान लो और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस मान लो। अब इस 5 के दो कंपोनेंट कर दो, एक इधर आ जाएगा अपने पास, वो कितना हो जाएगा 5 cos 60 डिग्री, और एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपके पास 5 sin 60 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको अगर सॉल्व करने चले तो भाई रेंज निकालने के लिए क्या करोगे, रेंज का फॉर्मूला r इक्वल्स टू ux इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ax इंटू टी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पता होना चाहिए, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है 2uy बाई ay। तो 2uy की वैल्यू कितनी है अपने पास 5 sin 60 डिग्री, और डिवाइडेड बाई ए वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास, देखो ग्रेविटी लग रही होगी, ग्रेविटी यहां लग रही है, ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा वो क्या होगा जी कॉस 30 डिग्री, जो कंपोनेंट इधर जाएगा वो क्या होगा जी साइन 30 डिग्री। तो यहां पर ए वाई की जगह क्या लिख देंगे जी कॉस 30 डिग्री। अब यहां से इसको सॉल्व करिए भाई, 2 5 10 साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2, और यहां पे g की वैल्यू हो गई 10 cos 30 की वैल्यू हो गई √3/2। √3/2 से ये कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, t की वैल्यू आ गई अपने पास 1 सेकेंड। अगर t 1 सेकंड मिला तो रेंज निकालना कोई कठिन बात नहीं है, वैल्यू रखते चले जाइए। आंसर ux की वैल्यू कितनी है अपने पास 5 मीटर पर सेकंड, जो कंपोनेंट इधर आ रहा है वो कितना हो जाएगा 5 cos 60 डिग्री, तो ux की जगह हो जाएगा 5 cos 60 डिग्री। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया अपने पास 1 माइनस 1/2। ग्रेविटी देखो भाई, ग्रेविटी इधर ही लग रही है जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा था, तो यहां पे साइन हो जाएगा पॉजिटिव, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जी साइन 30 डिग्री इंटू टी स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर। वैल्यू रखिए, रेंज निकालिए, 5 cos 60 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/2 और प्लस 1/2, जी की वैल्यू हो गई 10, और साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/2, और ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 10। तो r विल बी इक्वल टू 5/2 प्लस 5/2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 5 मीटर। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में कुछ भी कठिन नहीं है, बस केवल आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, आंसर निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन सिंपल सीबीएसई के स्कूल एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, या फिर आप नीट में ऐसे क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। इस तरह के साधारण सवाल आपको जेईई मेंस और एडवांस जैसे एग्जाम्स में देखने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम चांस है कि इसको आप मेंस में देखिए। एडवांस में तो भूल ही जाइए, एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत शानदार होते हैं, और मैं अभी उस तरह का एक क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, एंड दैट इज द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ काइनेमेटिक्स। और वो क्या है भाई, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी u from the point on the ground so that it cannot clear a wall of height h at distance x from the point of the projection if u square is less than h plus under root of h square plus x square। मतलब अपने पास कह रहा है एक कोई बिल्डिंग है, किसी ऑब्जेक्ट को यहां से u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा जा रहा है, तो वो कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये वैल्यू हो गई x और ये वैल्यू हो गई h। अगर इस u की वैल्यू, इस u स्क्वायर की वैल्यू, अगर इस u स्क्वायर की वैल्यू किससे छोटी हो जाए भाई, अगर इस u स्क्वायर की वैल्यू लेस देन h प्लस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर से छोटी हो जाए, तो ये कभी भी इस पॉइंट को पास नहीं कर पाएगा, इसको टच नहीं कर पाएगा, यहां तक नहीं जा पाएगा। तो जनरली हमारे दिमाग में इस क्वेश्चन को जब हम अप्रोच करने जाएंगे तो जनरली हमारे दिमाग में एक सवाल आएगा कि इस एंगल को अपन थीटा मान लेते हैं, इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक इधर तोड़ लेते हैं, एक इधर तोड़ लेते हैं, और फिर उसके बाद हमको क्या करना है, ये डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, और फिर आपको 6 महीना लग जाएगा और फिर भी आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ा ध्यान से इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल पढ़ा है तो ये इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल की मदद से बहुत आसानी से लग जाएगा। और वो कैसे कि मैं इस प्लेन को मान लूं एक्स एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर वाले प्लेन को मान लूं वाई एक्सिस, और ये अगर यहां से पास करना है तो ये जो रेंज होगा ये क्या होगा, ये मैक्सिमम रेंज होगा, और इस एंगल को मान लीजिए आप क्या, अल्फा बीटा, जो आपका मन है, ठीक है। तो इस एंगल को मैं मान लूं अल्फा और इस वाले एंगल को मैं मान लूं बीटा।
अगर इस एंगल को अल्फा माना, इस एंगल को बीटा माना, तो हमने पढ़ा था कि जो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज है वो कितनी हो सकती है, वो हो सकती है यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन अल्फा, अगर हम प्लेन में ऊपर की इंक्लाइंड प्लेन पे अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक, और अगर मुझे इस पॉइंट से जस्ट पास करना है तो ये वैल्यू h है और ये वैल्यू कितनी है, x है, तो भाई r की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये जो गिवन वैल्यू है यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन अल्फा, ये इससे छोटा होना चाहिए। अरे बात समझ आ रही, तभी काम बनेगा। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये यहां इसकी मैक्सिमम रेंज है, इससे पहले ही होना चाहिए। अगर इसके बाद हो गया, तो ये कभी पहुंच नहीं पाएगा। तो जो रेंज हमको मिली है वो कितनी मिली है, यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन अल्फा, और ये किससे छोटा होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे बात समझ आ रही। अब देखिए, अब क्या है कि साइन अल्फा, ये अपने पास एंगल है अल्फा, अगर ये एंगल अपने पास अल्फा है, ये वैल्यू x है, ये वैल्यू h है, तो ये वैल्यू अंडर रूट ऑफ क्या है, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर ये वैल्यू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है तो साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया तो क्या मिलेगा भाई, यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन अल्फा की जगह लिख देंगे h अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये लेस देन किसके हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यू स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा, इसको अगर फर्दर सॉल्व करा जाए, अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमको, यू स्क्वायर विल बी लेस देन, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यू स्क्वायर लेस देन क्या हो जाएगा, जी, और यहां पे कितना 1 प्लस एच अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यू स्क्वायर मस्ट बी लेस देन जी अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा और क्या बचेगा, प्लस एच। तो यू स्क्वायर इज लेस देन जी और ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एच। अगर ऐसा होगा तभी ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट को पास करेगा, ब्रश पास करेगा, अदरवाइज पास करने वाला नहीं है। अच्छा, तो भाई अब देखिए, अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखा हो तो ये जो रिजल्ट है ये कैसे निकल के आया था। अगर इस रिजल्ट को आप पलट कर देखेंगे तो देखिए सर, ये इस रिजल्ट के निकालने की कहानी, यहां से शुरू होती है, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, जहां हम रेंज पर आ रहे हैं और यहां से आगे बढ़ते बढ़ते डिफरेंशिएट करते करते तब हमने कहीं यहां जाकर ये मैक्सिमम रेंज की कंडीशन निकाली थी, दैट इज यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फा, और फिर उसको हमने अगले पार्ट में समराइज किया था। ये देखिए, ये आपकी इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल की पूरी समरी है। अगर ये समरी आपको बहुत अच्छे से आती है तो आप इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस आसानी से कर ले जाएंगे। इसीलिए ये रिजल्ट रटना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर मैक्स इट इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। यहां प्लस था और यहां माइनस होगा। ठीक है, ये हो गई आपके पास बेसिक कंडीशंस। अगर आप इन सबको बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज आपके इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस बहुत टफ हो जाएंगे। ये रहा हमारा आज का पूरा इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। धन्यवाद।